ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਗਈ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਪਾਕਿस्तान ना जावे, बावजूद सिद्धू जाके सिद्धू जी ने जो करतार साहब के बारे में किया उसको सलाम करता हूँ। पर ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता भी नवजोत सिंह सिद्धू ने गूगली सिੱਟੀ, कैप्टन साहब आउट हो गए ਤੇ ਜਿਹੜਾ मैन ऑफ द मैच चरणजीत चन्नी ਨੂੰ दे दिता गया? देखिए वो तो कई बार होता है, सीएमशिप नहीं मांगी थी उन्होंने, पीसीसी प्रेसिडेंट मांगा था। पर सर ਉਹਨਾਂ ਦੀ सुनिए, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ਾयਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ वो तो बात की नवजोत सिंह बात, सिद्धू खुद कह रहे सी कि मैंने सीएम बनाया था, फिर गल कुछ और हुई। नहीं वो अलग बात है, वो तो मैं भी कहता हूँ मुझे कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाया जाए तो मैं ये कर दूंगा। इसका ये मतलब नहीं है कि राहुल जी को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ। डिजायर ਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। सर डिजायर सबकी होती है। ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? कप्तान साहब में बहुत क्षमताएं हैं पर लोगों की राजनीति की क्षमता उनमें नहीं है। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਐਮ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ 2022 ਵੇਲੇ? कि हम जब चुनाव में जाते हैं तो हमारी सरकार को लीड करता है हमारा मुख्यमंत्री और उसका प्रचार प्रसार और कैंपेन का काम करता है हमारा पीसीसी अध्यक्ष। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਫੇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। कैप्टन साहब बीजेपी ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ। वही मैं कह रहा हूँ, ये बात शोभा नहीं उनको देता चाहिए। ਨਮਸਕਾਰ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ तमाम ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। नमस्कार, थैंक यू जी, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ? ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। नहीं आप उसको रोड़ा कह लो, मैं उसको संभावनाएं कहूँगा। आप कहीं से शुरू कर लो जो आप ਦਿੱਲੀ 'ਚ चाहो। ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, 15 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੀ ਕੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਾयद ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? देखिए साहब, मुझे लगता है दो चीज़ें हुई। एक तो क्या है कि 2013 में खैर जो माहौल था और एक बड़ा भारी चल गया था, एंटी इनकम्बेंसी था, उससे ज़्यादा कुछ करप्शन का माहौल, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वो सब जो एक बड़ा भारी एक पहाड़ बनाया गया था। अच्छा, वो बनाया गया सी या वाकई करप्शन देखो थी? वही मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ। आज 7-8 साल हो गए, ठीक है जी, दिल्ली के मसले पे एक इंक्वायरी भी नहीं हुई। कुछ तो होती ना, चलो मानते भाई, चलो हम लोग, अच्छा हम लोग क्या इतना कुछ छुपा सकते हैं? जिस तरह की कहानियाँ थी, केजरीवाल तो आए थे एंटी करप्शन पे, अगर आपको याद होगा, ठीक है, तो एंटी करप्शन पे उसने चलो कोई अच्छा इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर दो। केजरीवाल जगह जगह कहते हैं कि साहब पुलिस मेरे पास नहीं है, ठीक है, पुलिस आपके पास नहीं है, हाई कोर्ट तो है। कोई भी साधारण आदमी, सामान्य आदमी हाई कोर्ट जा सकता है, कोर्ट जा सकता है। भाई सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो नेशनल हेराल्ड के खिलाफ केस कराया, वो कोई पुलिस के पास थोड़ी गए थे, कोर्ट, ठीक है। दूसरा, आपने ढिंडोरा पीटा लोकायुक्त लोकायुक्त, जैसे लोकायुक्त से बड़ा कोई भगवान नहीं है, तो दिल्ली में लोकायुक्त है। अगर दिल्ली सरकार के पास फाइलें होती, चिट्ठियां होती तो लेके चले जाते। मैं आपको बड़ा मज़ेदार एक किस्सा सुनाता हूँ, और ये किस्सा मुझे बीजेपी के बहुत सीनियर नेता ने खुद बताया। वो इस समय एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। एक दिन हम लोग ऐसी चर्चा कर रहे थे तो मैं उनको हंस के कह रहा था कि क्या हुआ भाई साहब, वो जो तमाम केसेस थे, कहने लगे यार ये केजरीवाल जो है ना, ये तो बिल्कुल ही कुछ और शब्दों ने इस्तेमाल किए। मैं आपके इस मैंने कहा क्या हुआ साहब? कहने लगा हम एक डेलीगेशन लेके मुख्यमंत्री जी के पास गए जी, और हमने उनसे बात की, और हमला ये था कि हमने शीला दीक्षित जी के खिलाफ करप्शन के केस जो हैं, आप इस पर केस करिए। तो उन्होंने कहा कि साहब सबूत? तो हमने क्या किया, कुछ हमारे पास कुछ पेपर की कटिंग थी, हमने उसके सामने रख दी। और हर्षवर्धन जी या किसी ने पूछा कि साहब आपके पास तो 350 पेज थे। तो उसने कहा हाँ साहब मेरे पास 350 पेज थे, वो तो पेपर कटिंग थी। तो जो वो 350 पेज का प्रूफ लिए घूम रहे थे, वो पेपर की कटिंग। ओके। फिर उसी के 2-3 महीने बाद मैंने कल भी एक किस्सा सुनाया। विजेंद्र गुप्ता जी ने संसद उसमें क्या कहते हैं विधान उसमें सभा में पूछ लिया कि साहब आप केस क्यों नहीं कर रहे हो? तो ऑन रिकॉर्ड केजरीवाल कहता है कि साहब मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मेरा ये कहना है कि जब किसी का सबूत नहीं है, जब किसी की कोई हवा नहीं मिली, आपने सारी फाइलें खंगाल ली, तो कहाँ है वो करप्शन? सर आम आदमी पार्टी ने
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਹੌਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, डेफेमेशन ਦਾ केस ਤਾਂ ਬਣਦਾ। इसमें मैं मानता हूं कि कांग्रेस इसमें रणनीति के रूप में हमेशा सॉफ्ट रही है, क्योंकि आप उसको पुरानी राजनीति कह लो या नहीं कह लो, हम हमेशा राजनीतिक लड़ाई राजनीति से लड़ना चाहते हैं, इन तरह के हथियारों से नहीं। ये एक कांग्रेस का है। देखो आप देखो चिदम्बरम साहब ने डेफेमेशन केस किया, कपिल सिब्बल जी ने डेफेमेशन केस किया, और मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं कि ये जाके उनके पैरों में पड़ गया केजरीवाल, उन्होंने माफ कर दिया। अगर पॉलिटिकल होता, विक्रम मजीठिया तो माफी मंगी सी, केस खत्म हो गया सी उन्होंने। मेरा ये कि अगर हमारे लोग होते तो उसको कोर्ट पे ले जाते ना। आप अगर आपके पास इतने सच थे तो ये माफी कहां से मांगी? यही हमारा सारा किस्सा। और कुछ क्योंकि हम लोग देखिए एक 70 साल पुरानी पार्टी हैं, दूसरा हम लोग काम में विश्वास करते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो आदमी काम करेगा कहीं ना कहीं सवाल तो उसी पर खड़े होंगे। आज दिल्ली में जितना विकास है, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, अभी समय नहीं है हर चीज को करने का, लेकिन 99.9% काम हमारी सरकार ने किया। छोटे मैं आपको उदाहरण देता हूं। केजरीवाल तो कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक असी नहीं तो मोहल्ला क्लिनिक तो खैर चलते ही नहीं है, वो तो छोड़ो ना सर, आप सड़क से पूछ लो। मैं आपको आरटीआई दिखाता हूं, मेरे पास पड़ा है। हमने पूछा सरकार से कि इनके 5 साल की पीरियड में कितने नए फ्लाईओवर बने, कितने ओवरब्रिज बने, आंसर 0। कितने नए स्कूल बने, 6। कितने नए कॉलेज बने, 0। ठीक है जी, कितनी नई सड़कें बनी, 0। इन्होंने एक बार अनाउंस किया था कि साहब हमने दिल्ली में स्विमिंग पूल पाट दिए, तो टोटल दिल्ली में स्विमिंग पूल हैं 17 स्कूलों में, इन्होंने बनाए कितने, 2। अब मेरा ये कहना है कि इतना ये झूठ बोलता है व्यक्ति, तो हम कहाँ क्या दिन भर काउंटर ही करते रहें? इसने कहा दिल्ली में कि साहब हमने 99% लोगों को पानी दे दिया है। आपने पढ़ा होगा है कहाँ? बिल्कुल, कहने की दिल्ली पानी, हाँ, बिजली भी फ्री। हाँ, तो पानी इन्होंने कहा मैंने 98% हाउस होल्ड को दे दिया। मैंने जल बोर्ड का स्टैटिस्टिक्स देखे, जल बोर्ड के स्टैटिस्टिक्स में दिया है पीपल विद टैप्ड वाटर 83%। तुम्हारी संस्था झूठ बोल रही है कि सीएम झूठ बोल रहा है, ये मुझे बता दो भाई। आप कहते हो एजुकेशन का मॉडल, अच्छा एजुकेशन में क्या है सब? 2 चीजें चाहता आदमी कि बच्चा मेरा पास हो, दूसरे बच्चे मेरे को नौकरी मिले, है ना। अंततः आदमी बाकी और भी जो उसके गुण हों। अब कांग्रेस की जब सरकार आई थी तब हमारे 60% बच्चे 12वीं में पास होते थे जी। जब हम हारे तो 89% वो पहुंच गया था आंकड़ा, 89%। इस साल पासिंग मार्क्स 12th के, ठीक है। इस साल का आप रिजल्ट छोड़ दीजिए क्योंकि ये तो इम्तहान ही नहीं हुआ है। लास्ट ईयर जब इन्होंने बहुत डींगे मारी तो इनका 92-93% पास पहुंचा था, तो इन्होंने ये ले गए 89 से 93-94 पे, हम ले गए 60 से 89 पे। कभी शीला दीक्षित का दिल्ली मॉडल सुना आपने? कभी नहीं सुना, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने ढिंडोरा नहीं पीटा। इन्होंने 3% 4% बजट बढ़ाया और ढिंडोरा पीटा। दूसरा ये कहते हैं कि साहब नौकरियां, ये दिल्ली का, और मैं ये नंबर दे रहा हूं कोविड से पहले का, कांग्रेस के समय 3% हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट था। ये तो आंकड़े आप सब इस्तेमाल करते हैं, एनएसएसओ के हैं, सीएमआई के हैं, इनके समय में 11%। नौकरी आप नहीं दे पाए, 12वीं में आप रिजल्ट कुछ खास नहीं कर पाए। फिर एक और मैं आपको आंकड़ा देता हूं जो आपको एक और आंकड़ा हैट्रिक के में जब आ गए तो सुन, तो उसमें आने दो, 2 मिनट आप मुझे टाइम दो। कभी देखो साहब बहुत कम होता है कि आदमी जब ऐसी बात कर पाता है, क्योंकि दिल्ली में तो तमाम और कहानियां चलती हैं। 10वीं, ठीक है साहब, कांग्रेस सरकार जब आई 10वीं में हमारे यहाँ 40% बच्चा पार होता था। 2009-10 में 90% तक आ गया। उसके बाद मैं आंकड़े इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि 10वीं के इम्तहान ही खत्म हो गए थे। लास्ट बोर्ड एग्जाम जो हुआ था 9-10 में 90% बच्चे पास हुए। 3 साल पहले बोर्ड एग्जाम फिर शुरू हुए। मालूम है 10वीं का पास परसेंटेज केजरीवाल का क्या है? 69%। उसके अगले साल 71%। इस साल फिर बढ़ा, बट इस साल का तो रिजल्ट ही मतलब। बिल्कुल। कभी केजरीवाल बताता है कि मेरे अंदर 30% 10वीं के बच्चे फेल हुए हैं? कभी नहीं बताता ना। क्यों? और क्यों नहीं कोई मीडिया उठाता? आप जैसे अगर वहां हमारे पास मीडिया के सिपाही मिल जाते तो ये सवाल उठाते। हमने सब मीडिया को बताया। 10वीं अगर आप किसी शिक्षाविद को पूछ ले, वो कहेगा 10वीं 12वीं से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह आदमी कहता है कि साहब दिल्ली में बच्चे कूद रहे हैं सरकारी स्कूलों में आने के लिए, ठीक है साहब। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, 2013 से 2020 के कम में टोटल एनरोलमेंट इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स घटी है। आपकी पंजाब जिसकी शिक्षा मॉडल पे सवाल उठाता वहां बढ़ रही है। 12वीं में बच्चे जो इम्तहान देते थे घटे हैं, 10वीं में बच्चे जो इम्तहान देते थे घटे हैं। मनीष सिसोदिया जो इनका दाहिना हाथ है, वो अपनी इकोनॉमिक सर्वे में कहता है कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन प्राइवेट स्कूल्स हैज गॉन अप इन दिल्ली। अब मेरा ये है कि या तो आपके आंकड़े झूठ बोलते हैं या आप, लेकिन इसने एक चीज जान ली, और मैं थोड़ी ऐसी बात कहूंगा जो हो सकता है हर पॉलिटिशियन ना कहे। ये समझ गया कि जब पेट भर जाता है ना
तो फिर आदमी खाना लालच का खाता है। दिल्ली में फ्लाईओवर बन गए, सड़कें बन गई, 24 घंटे बिजली आ गई, हमने पानी इतना कर दिया, इन्होंने एक भी एमजीडी नहीं बढ़ाया, वैसे पानी पूरा कर दिया, हर जगह ट्रैफिक जैम हट गए, जो दिल्ली में कालिक पुत्ती थी वो हट गई, बसें सीएनजी की हो गई, हमारा 3 गुना 4 गुना बिजली का प्रोडक्शन बढ़ गया। ये सब जब हो गया तब इसको लगा कि अब हमारे पास, और हाँ, जहाँ हमारे पास 10-15-20 हज़ार करोड़ रुपया सालाना लॉस होता था उसको हम प्रॉफिट में ले आए। तब इसने ये देखा कि अब क्या एक तरीका है झूठ बोलना जिसमें सरकार को बदनाम करो, और उसने ये कहा कि पूरे विकास को एक ही चीज से झुठला सकते हैं कि विकास को करप्शन से जोड़ दो। उस समय माहौल भी था, एक विनोद राय साहब थे तो कूद कूद के हर जगह जिनको करप्शन दिखता था, उनके दुर्भाग्य से उसका हुआ कुछ नहीं, वो अलग बात है। तब इसने ये देखा कि जब बिजली हमारे पास है और पानी हमारे पास है तो एक ही हमारे पास रोल होता है कि इसको फ्री करके लोगों को दो। तो जो मैं कहता हूं कि पूरा पेट भरा हुआ था, अब आदमी को वो खाना तो चाहिए नहीं था, तो जब आदमी चूरण ढूंढता है तो इसने चूरण परोस दिया। और हमारी दिक्कत क्या हो गई कि हम ये नई राजनीति, जो एक राजनीति विकास से परे है, समता से परे है, बराबरी से परे है, जो न्याय देने से परे है, वो हम लोग शायद समझ नहीं पाए, इसलिए दिल्ली में हमारे लिए जगह नहीं बची। ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਵਾਈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਡਾਗਮਗੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ टेन्योर भी पूरा नहीं करने दिता गया तो उन्होंने हटा दिता जाए। देखो, मैं इसमें अपनी समझ ही दे सकता हूँ, मैं कांग्रेसी पंजाब का नहीं हूँ, पंजाब में जो इसके मुख्य एक्टर हैं वही तो सत्य बता पाएंगे। मैं जर्नलिस्ट भी नहीं हूँ कि एनालाइज कर सकूँ, तो मैं अपनी तरफ से अपनी समझ ही आपको बता सकता हूँ। मुझे लगता है कि जब किसान आंदोलन हुआ था और उसमें जिस तरह की भूमिका कप्तान साहब ही नहीं, कांग्रेस ने की, क्योंकि कांग्रेस की नीति इन तीनों कानूनों के खिलाफ है, उससे एक जनमानस में कांग्रेस के प्रति बड़ी सद्भावना फैली। लेकिन क्या होता है कि हर राजनीति में आपको कदम दर कदम आगे बढ़ते जाना चाहिए। मेरे ख्याल से कुछ 2-3 ऐसे हमारे मुद्दे थे जिस पर हम लोगों ने वायदे किए थे एक समय में, उसमें शायद हम जमीन पर उतना खरा नहीं उतर पा रहे थे जितना लोगों की परसेप्शन थी। ठीक है, आपने जैसे एसआईटी बनाई, एसआईटी ने जो भी दिया हो, मैं मानता हूं कभी कभी प्रशासनिक रूप से कुछ चीजें अलग दिखती हैं, हम राजनीतिक रूप से कुछ मानते हैं, लेकिन जब भी कभी ऐसी चीज होती है तो उसको पॉलिटिकली मैनेज किया जाता है। हर चीज एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट नहीं है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट करना हो तो हम आईएएस को ही बना देंगे, चीफ सेक्रेटरी सीएम बन जाए, ठीक है। और हर चीज अगर सत्य से चलेगी तो परसेप्शन मैनेजमेंट की भी जरूरत नहीं। तो जहां चली विल पावर तो सीएम दी चाहिए, तो वही मैं कह रहा हूं, विल पावर ही नहीं, कभी कभी अगर विल पावर के अलावा भी कुछ होता है तो उसको पॉलिटिकली आपको मैनेज करना होता है। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं मानते जब आप पॉलिटिकली मैनेज कर रहे हो। आपने इतना अच्छा काम किया तो हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद कप्तान साहब कहीं जो फील्ड की टच है वो शायद लूज कर रहे हैं। मैं बताता हूं, मुझे भी ये फीलिंग आई थी, हो सकता है हाईकमांड को भी ये फीलिंग गई हो। और अंततः जब ये मीटिंगें हुई तमाम विधायकों की, और एक तरीके से मुझे तो मीडिया से पता चला कि साहब हमारे 80 में से करीबन 55-60 विधायक चाहते हैं कि चेंज हो, तो मुझे लगता है कि हाईकमांड पर भी प्रेशर पड़ा कि नहीं, अंततः हम लोगों को एमएलएस की बात माननी चाहिए। पर वो कहते भी जो कैप्टन साहब की कुर्सी गई वो नवजोत ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਧੂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੜਵਾਹਟ ਸੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ। हो सकता है, देखो ये हो सकता है, इंडिविजुअल कड़वाहट हो सकती है। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ मतभेद, ਉਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ आया। देखो ये कब हुआ कब नहीं हुआ इस पे तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर है, मैं सिद्धू जी ने जो करतार साहब के बारे में किया उसको सलाम करता हूं। देखो ठीक है, सब लोगों की भागीदारी से कोई भी काम होता है, लेकिन इस व्यक्ति ने मुद्दा उठाया, वो जहां तक जा सकता था, मतलब पर्सनल रिस्क पे, क्योंकि पॉलिटिकल रिस्क होता है हिंदुस्तान में, पाकिस्तानी से बात करने पे भी आप एंटी नेशनल डिक्लेयर हो जाते हो, लेकिन इसने लोगों की भावना, धर्म के प्रति सम्मान, श्रद्धा और इज्जत, उसको अपनी राजनीति से भी आगे रख के काम किया। और उसके लिए देखिए, मैं सिद्धू जी को बहुत दिनों से जानता हूं और वो गंभीर नॉन गंभीर हमेशा दिखते, लेकिन कभी कभी एक व्यक्ति अपने से परे उठकर कुछ समाज का काम करता, मुझे लगता है वो सिद्धू जी ने उसमें किया। और वहां मैं सिर्फ कहूंगा, वहां अगर ऐसा कुछ आप बताते हैं तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ा सा कप्तान साहब को शायद बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। पर ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता भी नवजोत ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ने गूगली सिटी, कैप्टन साहब आउट हो गए, तो जो मैन ऑफ द मैच चरणजीत चन्नी को दे दिता गया? देखिए वो तो कई बार होता है। आपका देखो बात ये होती है आपका लक्ष्य क्या है। मुझे लगता है मैं जैसे अगेन हियर से बोल रहा हूँ, मुझे ठीक नहीं पता, हो सकता है सिद्धू जी को लगा हो कि कांग्रेस की इस समय बेहतरी के लिए,
ठीक है, अगर वो मैं खुद बेहतर रूप से कांग्रेस की कमान भी चलाऊं, क्योंकि उन्होंने सीएमशिप नहीं मांगी थी, उन्होंने पीसीसी प्रेसिडेंट मांगा था। ਪਰ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀਏ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋ। वो तो बात की ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ बात है। ਸਿੱਧੂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। नहीं, वो अलग बात है, वो तो मैं भी कहता हूँ। हाँ। मुझे कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाया जाए तो मैं ये कर दूंगा। इसका ये मतलब नहीं है कि राहुल जी को मैं रिप्लेस करना चाहता हूं। डिजायर ਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। सर, डिजायर सबकी होती है। मैं तो ये सीधे कहूंगा साहब, जिसकी डिजायर नहीं है वो देखो सेवा में अब राजनीति तक कितने नाम भी नहीं सी, नाम ना दी डिजायर सी, उन्होंने नु किਵੇਂ फिर सुन तो लो, सेवा में राजनीति में फर्क क्या है। सेवा आप बिना किसी हथियार के, बिना किसी संस्था की सेवा करना चाहते हैं। राजनीति में आपको ये कहना कि सेवा करूंगा तो सरकार लेकर सेवा करूंगा, तो देखिए महत्वाकांक्षा तो पॉलिटिक्स में होनी चाहिए। और इसलिए मैं कहूंगा वहां कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरदार साहब ने शायद ज्यादा फोकस सिद्धू पे किया, अपनी सरकार पे कम किया। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰੂਸ ਆਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਉਛਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾर्टी ਦੇ ਹੀ दूसरे नेता ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਂਛਨ लगा रहे, ये ठीक? देखिए, मैं पर्सनली तो इस बात को ठीक नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने कभी पर्सनल राजनीति नहीं की है। लेकिन देखिए, थोड़ा बहुत कप्तान साहब का भी है कि आप मुख्यमंत्रीशिप से हटाए गए, उसके बाद आप कड़वे बोलो, आप कहो राहुल जी अनुभवी नहीं है। जब राहुल जी आपके साथ चलते थे तो उनमें सारा अनुभव था। जब 3 साल 4 साल हिंदी का गल कैप्टन साहब ने 6-7 साल पहला भी कह रहे थे। नहीं, पर बीच में आप देखो कप्तान साहब के स्टेटमेंट आप देखो, उन्होंने कहा राहुल गांधी को बनना चाहिए कांग्रेस अध्यक्ष। वो बाद में क्या सी, पहले उन्होंने कहा तो उसका मतलब हर चीज आप अपने लिए कहोगे ना, यही तो दिक्कत है। मेरा ये कि अगर राहुल जी 8 साल पहले अनुभवहीन थे, 8 साल बाद अनुभवहीन है, तो बीच में आपको क्यों वो अनुभव वाले दिखने लगे? आपके वो साथ थे तो उनमें अनुभव है, आपके वो खिलाफ हैं तो उनमें अनुभवहीनता है। ये तो गलत बात है ना। आप ये कह सकते हो कि उनका निर्णय गलत है, मैं मान सकता हूं, ठीक है, कि कई निर्णय अनुभव वालों के भी हो सकते हैं गलत या सही, लेकिन व्यक्ति आपके साथ रहे तो सही, व्यक्ति खिलाफ हो जाए उसी तरीके से करे तो। इसीलिए मैं कहता हूं इन्होंने मेरे ख्याल से जिस स्तर पर वो रहते थे कल्चरली, राजनीतिक रूप से, उससे अपने आप को कहीं ना कहीं इन्होंने नीचा किया। और जब आप नीचे स्तर पर हमला करोगे तो फिर इट इज़ फेयर गेम, दूसरा भी आप पे हमला करेगा। ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾयक ਮੇਰੇ संपर्क में वो तब हो सकता है, मेरे नाल जाएंगे। वो ठीक है, वो तो समय बताएगा कौन किसके साथ है। और एमएलए से राजनीति नहीं होती है, लोगों से राजनीति होती है। कप्तान साहब में बहुत क्षमताएं हैं, पर लोगों की राजनीति की क्षमता उनमें नहीं है। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡਾ ਚੈलेंज ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾर्टी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ? मुझे लगता है उनका चैलेंज पार्टी बनाते हैं, उनका चैलेंज उनके प्रति है, उनकी एक स्टेचर है और उस स्टेचर को वो अपनी पार्टी से मेंटेन नहीं कर पाएंगे। यानी कि कोई चैलेंज नहीं है नवजोत सिंह सिद्धू तो? और देश के विच किस तरीके नाल देख रहे हो? सिद्धू जी, चन्नी जी और कांग्रेस, क्योंकि सिद्धू जी पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, इलेक्शन में सीएम साहब और चन्नी जी हो गए, सिद्धू जी हो गए, कांग्रेस हो गए, तीनों प्लेयर हैं। सर कांग्रेस पार्टी ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਕੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? इलेक्शन होने वाले हैं, 4 महीने बाकी ने, सीएम फेस कौन हो सकता है? पहली चीज, मैं बड़ा नेता नहीं हूँ, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, ये थोड़ा बड़ा कांग्रेस का एक समझ लीजिए क्रियाशील एक समर्थक और कार्यकर्ता हूँ। चुनौती बड़ी है साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देखो कांग्रेस जैसे बार बार कहा जाता है, ठीक है, किताबी बात नहीं, कांग्रेस जितनी बड़ी समूह है और संस्था है उतनी बड़ी एक विचारधारा भी है, क्योंकि हम उस विचारधारा के साथ जुड़े रहे हैं। और हाँ, कोई भी विचारधारा अडिग नहीं रहती, थोड़ा इधर उधर आदमी चलता रहता है, लेकिन जिस विचारों से हम जुड़े हुए थे, जो एक तरीके से समाजवादी और समतावादी आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करती है, जो हर व्यक्ति को बराबरी से देखती है, इसलिए बराबर नज़र से उसके साथ संवाद और उसके साथ काम करने की कोशिश करती है, जो देश को एक बृहद रूप से एक बड़े दिल वाले देश की बात मानती है और जो संविधानों को, मूल्यों को मानती है। क्योंकि उन सब पर आज हमला हो रहा है, तो बहुत आसान है कहना कि केवल कांग्रेस पे हमला हो रहा है। देखिए, अगर मेरी पहचान पर हमला होगा, अगर मेरी सोच पर हमला होगा, तो मैं भी कमज़ोर होऊंगा। इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस के लिए ही केवल ये चुनौती नहीं है, ये हर भारतीय के लिए चुनौती है जो एक दूसरे भारत में कुछ भी समर्पण या उसके प्रति भावना रखता था। ठीक है, कांग्रेस उसका मुख्य संगठन है, कांग्रेस उसकी मुख्य धारा रही है, कांग्रेस ने उस मुख्य धारा को देश की धारा में स्थापित किया है, बहुत सालों तक उसकी रखवाली की है, तो सबसे पहली जिम्मेवारी हमारी पड़ेगी। लेकिन एक बात मैं अपनी पार्टी के बारे में कहूँगा जो मेरे दिल में कसक होती है, हम लोग शायद उस तरीके से योद्धा नहीं बन पा रहे हैं जो हमारी जिम्मेवारी है, ये तो मैं कहूँगा साहब। और लेकिन अगर हम पंजाब च देखा जाए तो सीएम का चेहरा कौन होगा? जो मौजूदा सीएम ने चरणजीत चन्नी होंगे या फिर किसी को होर बनाया जाऊगा 2022 के लिए? देखिए, ये मेरे लिए बहुत आसान है सवाल आंसर करना, क्योंकि भले कोई कुछ ही चीज़ को माने या ना माने, कांग्रेस की प्रथा हमेशा होती है कि हम जब
चुनाव में जाते हैं तो हमारी सरकार को लीड करता है हमारा मुख्यमंत्री, और उसका प्रचार प्रसार और कैंपेन का काम करता है हमारा पीसीसी अध्यक्ष, लेकिन हमेशा उसके बाद ही तय होता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। यानी फेस थोड़ा चरणजीत चन्नी फेस तो हम लोगों ने मेरे ख्याल से 2 या 4 ऐसे केस, मैं आपको बताता हूं, मेरी माँ अत्यंत लोकप्रिय थी, ठीक है, लेकिन किसी भी चुनाव में उनका नाम डिक्लेयर नहीं हुआ। आप देखिए, कभी भी देखिए, वो मैडम जी के मित्र थी, राहुल जी, सबके साथ उनका अच्छी संबंध थे, एक तरीके से हिंदुस्तान के टॉप नेताओं में थी, लेकिन कभी भी कांग्रेस ने भी उनका नाम अनाउंस नहीं किया। और मेरे ख्याल से ये प्रथा रहनी चाहिए, ये रहनी चाहिए। ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਫੇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। देखिए, ये बड़ा आसान होता है पार्ट टाइम, ठीक है। जब आदमी मुख्यमंत्री बनता है तो वो मुख्यमंत्री बनता है, कोई पार्ट टाइम नहीं होता है। नहीं, जो 6 महीने का समय सी उसके लिए राजनीति में जब आप चुनाव में जाते हो, हर आदमी कोई ना कोई तरीका ढूंढता है, ठीक है। मतलब डिप्टी सीएम बनाना सिंबलिज्म नहीं है और सीएम बनाना सिंबलिज्म है, ये तो बात नहीं मान सकता ना। और सीधी बात है साहब, जब आप चुनाव में जाते हैं तो आपके 2 बड़े चेहरे कौन होंगे? चन्नी साहब होंगे और सिद्धू जी होंगे, ठीक है। तो एक तरीके से तो आने वाले भविष्य में, चाहे 5 साल की बात कहो चाहे 10 साल की कहो, चन्नी जी हमारे अग्रणी नेताओं में से एक हो ही गए। और कांग्रेस में कभी एक छत्र राज नहीं रहा है। कई लोग उसको डिसेंशन कह सकते हैं, कई लोग कह सकते हैं पार्टी में झगड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन किसी भी राज्य में हम एक व्यक्ति का राज नहीं करते। पर सर कह तो सारे ओपोजिशन ही कह रही है कि रिमोट कंट्रोल तो दिल्ली के कोल ही है। नहीं, रिमोट कंट्रोल किस बात का दिल्ली के कोल? अगर पार्टी के बीच में जो झगड़ा होता है कभी कभी, उसको कंट्रोल करने का रिमोट कंट्रोल उनके साथ है तो वो उनकी जिम्मेवारी है, वही हाईकमांड का काम होता है। अगर आपके मेरे बीच में यहाँ कुछ ना कुछ तलख बात हो जाए तो कोई आसपास भाई खड़ा होगा, वो आके हमारे बीच में इंटरवीन करेगा। तो इंटरवीन करना तो नेता की जिम्मेवारी है। पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि साडे कोल अपने फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए, हर फैसला दिल्ली तो क्यों पास होके आवे। आम आदमी पार्टी का पता तो चले, उनका तो एक आदमी हर फैसला लेता है। क्या पंजाब की आम आदमी पार्टी बैठ के तय कर रही है उनका कौन नेता होगा? सब ये कह रहे हैं कि जिसको अनाउंस कर देंगे केजरीवाल, तो फिर डोर किसके पास में है? केजरीवाल अनाउंस करे तो पंजाब में डेमोक्रेसी है। हमारे लोग सिर्फ जनरल सेक्रेटरी कौन है या पीसीसी प्रेसिडेंट कौन है या सीएम कौन है, सिर्फ इतना तक तय करें तो यहाँ बागडोर है। और सीधी बात है, हमारे यहाँ तो कुछ भी कहो, इलेक्शन तो हुआ ही था, उसमें से 2 4 5 नाम निकले ही निकले थे। सिद्ध कैप्टन साहब बीजेपी के नाल भी हाथ मिला सकते हैं नवी पार्टी बना के। वही मैं कह रहा हूँ, ये बात शोभा नहीं उनको देता। जिस आदमी ने एक तरीके से पिछले 2 साल में सबसे आगे बढ़ के फार्म लॉज का विरोध किया, राइट, और तगड़ी तरीके से विरोध किया, वो आज जाकर उस पार्टी से हाथ मिला ले जो वो फार्म लॉज लेके आई है, तो क्या उनके अंदर में कोई कसक नहीं होती होगी? कुछ एक कम से कम थोड़ी सी आत्मग्लानि। जो कह रहे हैं कि कहते मैं रद्द करा के हटूंगा या कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा जिससे किसान खुश हो जाएंगे। वो तो रद्द आप कराओगे चुनाव के लिए ना, वो तो पता चल गया ना। फिर क्या है, चुनाव में तो ट्रांजैक्शन होता है भाई। अच्छा काम खरीद के थोड़ी होता है, अच्छा काम तो अंदर की भावना से होता है ना। तो सर ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, 21 ਹੋ ਗਿਆ, 22 और 23 ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ? देखिए 2 साल बाद का ये, क्योंकि 50 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ क्रॉस कर रही हैगी कि ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि 272 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ले मैं मानता हूं, देखिए इस समय बहुत बड़ी चुनौती है। और आने वाले 2 साल का चुनाव मेरे ख्याल से पिछले 2 जो चुनाव हुए हैं 2014 का और 19 से, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि देखिए 5 7 8 10 साल तक, सॉरी सर मैं गल क्रॉस करदा थोड़ी, क्योंकि प्रशांत किशोर खुद भी कह चुके ने, बीते दिन ही उन्हों का नाम आया सीगा, ਬਿਆਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੱਤਾ ਤੋਂ दूर कर दो, लेकिन सत्ता ਉਹਨਾਂ ਦੇ इर्द गिर्द ही घूमूगी आने वाले कई दशकों तक। ये कौन सी बड़ी बात है? वो इस समय सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री पार्टी है, ठीक है। तो किसी बड़ी पार्लियामेंट्री पार्टी को जीरो करने में 5 10 15 साल तो लगेंगे ही। और सर आने वाले कुछ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹੋਵੇ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਸੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ उत्तराखंड ਵੱਲ ਹੁਣ ध्यान देना चाहता हूँ। उसके बाद देखिए इन आने वाले 4-5 चुनाव में तो हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। पंजाब में भले रिपीट करूँगे, पंजाब में तो 100% रिपीट करेंगे। देखिए सीटें ऊपर नीचे हो सकती, मैं कोई पंजाब को उतनी अच्छे तरह से नहीं जानता कि सीट बाय सीट बताऊं जी 80 आएंगी 100 आएंगी, पर मेजोरिटी आऊगी थोड़ा कहना।
विदाउट डाउट के, मतलब मेरी पर्सनल एस्टिमेट ये है। और आज जैसे आप समझ लो हम प्रॉबेबली आज से बढ़ेंगे ही तो 55 60 65 सीटों पे तो मेरे ख्याल से आराम से हम लोग बैठे, मेरा ये सस्पेक्ट है। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ 2024 ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰੂਗੀ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ? सर इसको हम यूँ कह सकते हैं कि कांग्रेस की रिवाइवल का समय आ गया है, ठीक है। हम में कुव्वत होगी, हम उस समय को पकड़ेंगे और अपने आप को रिवाइव करेंगे, ठीक है। और मुझे लगता है हमारे में नेतृत्व, सोच समझ और संगठन है। अभी इच्छा शक्ति थोड़ी सी कम है, ठीक है, लेकिन इच्छा शक्ति भी आ जाती है। कभी कभी इंसान जो है जब सामने चैलेंज आता है ना तो अद्भुत चीज़ें करता है। ਸਰ ਗੱਲ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਲੇ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। लगता उसकी भी इतनी ज़रूरत है। देखिए ये एक और पार्टी बता दो दुनिया में जो 3-4 साल बिना कौमी प्रधान के भी सर्वाइव कर गई हो। हम कर गए ना। तो एक चीज़ है जो लोग कहते हैं कि ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ आपकी बात में एक कह दूं, जो लोग कहते हैं ना कि हम बिना ऊपर के लोगों के नहीं चल सकते, हमने इतना दिखा दिया है। हमें प्रधान 24% का एक्टिव मिले ना मिले, हम फिर भी सर्वाइव करते हैं। कुछ राज्यों में हमारी कमी है, ठीक है, हम पीछे हुए हैं। और कुछ राज्यों में मेरे ख्याल से जिस तन्मयता से और जोश से हम लोगों को लड़ना चाहिए था, उत्तर प्रदेश एक है, बिहार एक है, अब कुछ दक्षिण के कुछ 2-3 प्रदेश ऐसे हैं जहां हम, दिल्ली है जहां हम लोग अभी कमज़ोर हैं। लेकिन इन सब प्रदेशों में आप देखिए अगर हम एक्टिव होते हैं तो लोग आपके पास आते हैं। हमको लखीमपुर खीरी के समय प्रियंका जी वहाँ जा रही थी, मौका मिला, हमारे कार्यकर्ता उतरे, हमारी जनरल सेक्रेटरी उतरी, ठीक है। जब मौका मिलता है, जो मौका को हाथ में लेता है राजनीति में वो आगे बढ़ता है। तो आज हमें उत्तर प्रदेश में खूंटा मिल गया है, हमें और राज्यों में भी खूंटा मिलेगा। उसके ऊपर है कि खूंटे में चढ़ने में आपकी अगर कैपेसिटी है तो आप चढ़ जाओगे। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਨੀ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।